क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अगर हम इन आंकड़ों पर भी देखें तो ये यकीनन दिखाता है कि कितनी गंभीर है ये पूरी समस्या। अवेयरनेस की जहां तक बात है, हमने डॉक्टर साहब से ये बात जान ली, लेकिन बड़ी बात डॉक्टर साहब जो आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? सबसे पहली बात तो कौन सी वो स्टेज है जहां पर अलर्ट हो जाना चाहिए? नवजोत बिल्कुल सही फरमाया। देखो, सर्विकल कैंसर या फॉर दैट मैटर पूरे कैंसर की जागरूकता की भारी कमी है हिंदुस्तान में। और अभी भी अनफॉर्चुनेटली 60%, 100 में से 60 मरीज सर्विकल कैंसर के एडवांस स्टेज में आते हैं। एडवांस स्टेज से मेरा मतलब स्टेज 3, स्टेज 4, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें उम्र तो बढ़ा सकते हैं लेकिन जड़ से ठीक होने की गुंजाइश खत्म हो चुकी होती है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्विकल कैंसर को स्टेज 1 या सबसे खास बात सर्विकल कैंसर के प्री कैंसर स्टेज में हम पकड़ सकते हैं। ये संभव है और प्री कैंसर स्टेज में अगर पकड़ लेते हैं कैंसर में तब्दील होने से हम रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज इसको जरा क्लियर कीजिए और बताइए, क्योंकि आज के शो को करने का मकसद यही है कि हम लोगों में जागरूकता बढ़ा सके। स्टेज 1 या प्री स्टेज कौन सी होती है? स्टेज 1 कौन सी होती, कैसे इसको पहचाना जा सकता है डॉक्टर साहब? और एज उसमें कौन सी होती है? बहुत अच्छा, बहुत वैज्ञानिक सवाल आपने पूछा है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सबने सुना हुआ है। इसके इन्फेक्शन मतलब संक्रमण से ये कैंसर में तब्दील होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आज किसी लड़की या महिला का संबंध स्थापित हुआ और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आ गया। आमतौर पे एक बार में नहीं आता, कई बार में आता है। उसमें 100 में से 60 लोगों में ये इम्यून सिस्टम उसको वॉश आउट कर देता है, खत्म कर देता है। 30 लोगों में वायरस बच गया और ये वायरस मल्टीप्लाई करके उसके सेल को चेंज करने लगता है, कोशिकाओं को बदलता है, सर्विक्स मतलब बच्चेदानी के मुंह को। और लगभग आज संक्रमण के 10 साल बाद इसमें प्री कैंसर स्टेज। अब प्री कैंसर स्टेज क्या हुआ? कोशिकाओं में बदलाव तो आ गया लेकिन एक चादर, एक झिल्ली जैसी चीज होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर नहीं गया। मतलब ये बिल्कुल सीमित दायरे में है। इसका खतरा अभी बच्चेदानी के मुंह के अलावा कहीं नहीं है। इसको हम कहते हैं प्री कैंसर स्टेज। तो संक्रमण के 10 साल का समय लगता है इसको बदलने में और आप इस बीच पकड़ सकते हैं कि क्या यह तब्दील होने के रास्ते पे निकल चुका है तो हम रोक लें। अब ये उस झिल्ली को क्रॉस कर गया लेकिन बहुत छोटा सा ट्यूमर वहां पे है जिसमें क्षमता आ गई है कि बच्चेदानी से उठकर दूसरी जगह जा सकता है लेकिन अभी तक गया नहीं है। स्टेज 1। स्टेज 2, उस जगह पे ट्यूमर बड़ा हो गया लेकिन अभी भी सीमित है और इसका इलाज संभव है। स्टेज 2 और 3, 4 एडवांस हो गया। 4 तो जिसको कह सकते हैं शरीर में हर जगह फैल चुका। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? प्री कैंसर या अर्ली स्टेज मतलब स्टेज 1 में पकड़ लें और इसको क्योर कर सकते हैं, पूरी तरह क्यूरेबल। दूसरी बात, प्रिवेंटेबल मतलब रोकथाम संभव, और स्क्रीन के युग मतलब स्क्रीनिंग करके पकड़ सकते हैं। तीनों बातें सर्विकल कैंसर का बड़ी अच्छी है। इसमें बहुत सारे और सवाल भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बायोप्सी नॉर्मली लोग कहते हैं, अगर हम कहें कि ये प्री स्टेज में है, डॉक्टर साहब इस पर आगे जानूंगी आपसे, तो उसमें किस तरह की प्रिकॉशंस की जरूरत है और क्या टेस्ट की जरूरत पड़ती है और किस किस टाइम पर वो टेस्ट कराने चाहिए, ये आपसे समझूंगी। लेकिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, कल वित्त मंत्री ने अपने बजट में स्पेसिफिकली सर्विकल कैंसर की वैक्सीन को लेकर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें इसको जड़ से मिटाना है। अब पहली बात जो डॉक्टर साहब ये आती है वो ये कि जो एज ग्रुप बताया गया है, आज से 12 साल की बच्चियों का एज ग्रुप बताया गया है, उस एज ग्रुप में कितनी रिकमेंडेशंस डॉक्टर्स की तरफ से जाती हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हम उस एज ग्रुप में बच्चियां या फिर वो एज ग्रुप क्रॉस कर चुकी हैं तो क्या उसके बाद के लिए भी कोई मेडिसिन ऐसी है? डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। चलिए, डॉक्टर स्वाति हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर अंशुमन, आप ही से मैं ये सवाल मैं चाहूंगी कि इसका जवाब आप रख दीजिए। देखिए, बजट में अनाउंस किया गया, बहुत अच्छी घोषणा है और मैं बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करता हूं। उसका कारण ये कि पिछले 20 साल से मैं इस मुहिम को चला रहा हूं, कैंसर की जागरूकता और सर्विकल कैंसर स्पेशली। और जब वैक्सीन लॉन्च हुआ तब जो अफोर्डिंग लोग थे उनको मैं प्रेरित करता था कि वैक्सीन लगवाएं। अब इस वैक्सीन को 9 से 14 क्यों? आमतौर पे माना जाता है कि 9 से 14 साल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का मतलब एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है वो सेक्रेट होगा और बच्चों में उत्सुकता जगेगी सेक्स के प्रति। तो सेक्सुअल कांटेक्ट से ही वायरस आता है। तो आप उसके पहले वैक्सीन दे दें, बॉडी का इम्यून सिस्टम एचपीवी के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लेगा और ये वायरस अटैक नहीं करेगा, मतलब डिस्पोज ऑफ, वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन आपने पूछा 14 के बाद अगर नहीं लगाया किसी ने वैक्सीन तो हम कहते हैं कि सपोजिटली जब तक कॉन्टैक्ट
नहीं हुआ है बच्ची का, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, उसके पहले आप लगा दें। तो ये एज यूजुअली शादी से पहले, आप मान लीजिए, टेक्निकली मैं कह रहा हूं, अपने संस्कृति को देखते हुए शादी से पहले वैक्सीन लग जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए मैं लौट जी 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 चलिए डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त मैं डॉक्टर गीतिका को भी इंक्लूड, डॉक्टर अंशुमन, यहीं से स्वाति जी की बात को भी जवाब रखिए। स्क्रीनिंग कब कब पहली बात जरूरी होती है, और दूसरी बात कि अगर परिवार में किसी कोई इस तरह से पीड़ित है या फिर किसी को इससे रिलेटेड कोई इशू है, तब जो कितना ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। जी, डॉक्टर स्वाति ने बहुत सही कहा है। स्कूल वाली बात से मैं ऐड कर देता हूं, एक तो वैक्सीनेशन की जागरूकता, और दूसरे मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्राइवेट पार्ट हाइजीन। नॉर्मली हर बच्ची मेंस्ट्रुएशन के बाद पैड या टैम्पॉन का इस्तेमाल करेगी। कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें सफाई का कैसे ध्यान देना है, क्योंकि वही एक साधन बनता है जिससे ट्रांसमिट होता है। तीसरी बात, तौलिए, कॉमन टॉवेल, कॉमन चीजों का इस्तेमाल घर में जो होता है, इसको बच्चियों से अवॉइड करें, बच्चों से अवॉइड करें। फिनाइल कैंसर उससे होता है। अब चलिए स्क्रीनिंग की बात। आमतौर पे हम कहते हैं संक्रमण होने की जब संभावना है तो प्रैक्टिकली आप रख लें शादी के 10 साल बाद से स्क्रीनिंग चालू कर दें इसकी। तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है। और अगर कोई लक्षण हो, जैसे एक चीज आपको रोक रही हूँ बीच में, आपने कहा कि 10 साल बाद, लेकिन इसमें एक चीज और इंक्लूड करके जरा हमें एक्सप्लेन कीजिए। उसमें क्या आपके कोई आगे इश्यूज हैं या नहीं है, ये मैटर करता है या नहीं मैटर करता? सेक्सुअल कांटेक्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। नंबर ऑफ इश्यूज ये डिफाइन करता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ इश्यूज जितना ज्यादा होगा इसका चांस उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन मेन मैटर करता है सेक्सुअल कांटेक्ट, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पार्टनर्स, उनके पार्टनर कितने हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन की नंबर ऑफ इशू डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपने स्क्रीनिंग करी, और अगर कोई लक्षण हो तो 10 साल का वेट नहीं करना है, पहले उसको स्क्रीन करना। सिंपल टेस्ट, पेप स्मीयर टेस्ट, और HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का DNA टेस्ट, बहुत बेसिक टेस्ट है। ये आपको पकड़ के बता सकता है कि इसमें तब्दीली चालू हो गई है, आगे जाके प्री कैंसर या कैंसर बनेगा, तो इसकी संभावना हम पकड़ सकते हैं। ये हो गया। और एक सवाल और आपने पूछा था, ये टेस्ट एनुअली वंस इन अ ईयर होना चाहिए या वंस इन 6 मंथ्स की बात आप कर रहे हैं? नहीं, ऑन इन ईयर। लेकिन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस DNA अगर नेगेटिव है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, तो हम इसको 3 साल पे एक बार कर सकते हैं। पैप टेस्ट ईयरली करना है, ये इसका क्राइटेरिया है। तो हाँ, फिर आपने पूछा था फैमिली में अगर है। फैमिली में देखिए, सर्वाइकल कैंसर जेनेटिक, जिसको जीन से हम कहते हैं कि माँ को, मौसी को है और बच्चों को हो जाए, इसका चांस सिर्फ 5 से 10% है। बाकी सारे कैंसर स्पोरेडिक हैं। स्पोरेडिक का मतलब कि उसी व्यक्ति में संक्रमण के बाद ये कैंसर होगा। तो आप सोच सकती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, परिवार में हुआ और बच्चियों को हुआ, उसमें हम मानते हैं कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कॉमन तौलिया इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट का मग्गा, टॉयलेट का जेट, शार, ये सब कॉमन है, या पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, इन फैमिली में क्लस्टर ऑफ कैंसर मिलेगा, लेकिन वो जेनेटिक नहीं होगा, उसको स्पोरेडिक कैंसर कहते हैं। और 5 से 10% जेनेटिक होगा, वो अलग है, उसमें बहुत अर्ली एज में हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें जिस हम मेडिसिन की या फिर जिस इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो हम कह रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप, जैसे बताया कि 8 से 14 साल की लड़कियां, या फिर जैसा आपने बताया कि शादी से पहले, जो हम अपनी संस्कृति के हिसाब से कहते हैं कि उससे पहले अगर लग जाए तो बेटर है। लेकिन उसके बाद भी क्या कोई प्रिकॉशन होती है या फिर किसी तरह की कोई वैक्सीन है उपलब्ध? उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर गीतिका बेहतर ये करेंगे कि आप डाइट से कैसे, अपने न्यूट्रिशन से इसको इंप्रूव करके रखें इम्यून सिस्टम को, ताकि उसको वॉश आउट कर दे। जैसे आप कोविड में देखते थे, किसी को कोरोना संक्रमण हुआ और उसको कुछ भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इम्यूनिटी अच्छी थी। सेम सर्वाइकल कैंसर के लिए एप्लीकेबल है। इतना ही है, लेकिन उनके लिए इससे ज्यादा जरूरत है प्राइवेट पार्ट हाइजीन, बहुत क्लीनिंग अगर आप रखेंगे तो ये वॉश आउट होगा। और दूसरा, नो स्मोकिंग इंक्रीज करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कोलोनाइजेशन को। और तीसरी बात, स्क्रीनिंग। ये 3 रिकमेंडेशन है। अगर आपकी शादी हो चुकी और ये एरिया एज ग्रुप निकल चुका जब आप वैक्सीन लगा सकते थे, तो आप इन 3 चीजों पे ध्यान दें। 3 चीजों पे, चलिए, बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट, और यही से हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। और डॉक्टर गीतिका, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी डाइट आप कहेंगी, बताएंगी हमारे दर्शकों को कि कम से कम उस डाइट पर सभी लोग स्ट्रिक्ट रहें और उसके बाद हम इससे बच सकते हैं। तमाम खास मेहमान मौजूद है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं।
वायरस का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, वायरस की बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली पीरियड्स के टाइम पर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या इसका भी हमारे, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की तब बात कही जाती है, क्या ये भी एक लक्षण के तौर पर होता है इसमें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सेलुलर चेंज, मतलब कोशिकाओं में बदलाव आ रहा है। हार्मोन एक, आप कह सकते हैं, न्यूरो ह्यूमरल चेंज होता है जो आपके मन मस्तिष्क से लेके शरीर के हर अंग को असर करता है। इसका सर्विकल कैंसर से कोई लेना देना नहीं, दूसरे कैंसर से ओब्वियसली है, एंडोमेट्रियम है, ओवेरियन कैंसर है, उससे हार्मोन का उतार चढ़ाव जरूर मतलब रखता है। जी, अब अगला सवाल डॉक्टर साहब आपसे मेरा ये है कि कल वित्त मंत्री ने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। देखिए, अंतरिम बजट था, बहुत ज्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अगर जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उनका जरूर जिक्र किया गया है। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो सर्विकल कैंसर की वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से वित्त मंत्री ने फोकस किया है, सरकार पूरी तरह से गंभीर है कि कैंसर को समाज से पूरी तरह से जड़ से मिटाना है। किस तरीके की मुहिम की आपको लगता है कि जरूरत है इस वक्त? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, आमतौर पे डॉक्टर डेविल एडवोकेट होता है, हर समय कमियां ढूंढता है, लेकिन कुछ नीति हमें जरूर अच्छी लगती है, जिसमें कल की ये नीति, इनका डिसीजन रहा सर्विकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने का। इसको कैंसर इकोनॉमिक्स से एक चीज मैं समझाता हूं कि अगर अनअटेंडेड लड़कियों बच्चियों को छोड़ दिया जाए ना वैक्सीन दिए हुए, सर्विकल कैंसर के जितने केसेज होंगे उससे लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ रेवेन्यू, मतलब पैसे कितने खर्च होंगे उनके इलाज में, ये कई गुना ज्यादा होगा जितना खर्च आप सर्विकल कैंसर वैक्सीन देके अगर कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। तो ये अच्छा बजट है, इसको मैं कहूंगा फाइनेंशियल बर्डन कम करना है कंट्री का, एक बात। दूसरी बात, अगर इसमें स्कूल में जो मैंने कहा, प्राइवेट पार्ट हाइजीन, मेंस्ट्रुअल एटिकेट, दोनों को, लड़कों को लड़कियों को, कई बार होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप का ये जो चलता है, मैं कहता हूं बेटों को समझाओ, क्योंकि लड़के ही मैक्सिमम एचपीवी लेके आते हैं और जब सेक्सुअल कांटेक्ट लड़कियों से होता है तो ट्रांसमिट करते हैं। तो लड़कों को वैक्सीन देना चाहिए। अगर नेक्स्ट बजट में ये करें कि लड़कों के लिए भी एचपीवी वैक्सीनेशन कर दें। डॉक्टर स्वाति ने बताया कई कैंसर हैं जो पुरुषों में होते हैं एचपीवी के कारण, तो और लड़कियां भी बच जाएगी, दोनों को वैक्सीनेट करें। घर में जागरूकता की बहुत जरूरत है और सरकार के लेवल पर जरूरत है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, दूर दराज गांवों में इसकी स्क्रीनिंग चालू करा दें। बहुत बेसिक स्क्रीनिंग है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से टेक्नोलॉजी इन कर रही है हमारे मेडिकल में, स्लाइड लेके आप मास स्क्रीनिंग 1000-2000 लोगों की स्क्रीनिंग पर डे कर सकते हैं, ये संभव है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही है। देखिए, आज हम सर्विकल कैंसर पर बातचीत कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं हम इसी बात का, क्योंकि कल वित्त मंत्री ने इसको लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि किस तरीके से वैक्सीन, पहली बात तो वैक्सीन फ्री का जिक्र किया गया 8 से 14 साल की बच्चियों में ये वैक्सीन ज़रूर लगनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इस वक्त आप गुड न्यूज़ टुडे पर देख रहे हैं, देश के जाने माने डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो डाइटिशियन हो, चाहे वो गायनोकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो। हम सबसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, कि करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डॉक्टर्स के पास कैसे कैसे अनुभव अभी तक आए हैं, और वो अपने अनुभवों के आधार पर कैसे हमें और गुड न्यूज टुडे के माध्यम से जागरूकता फैला सकते हैं कि आप अवेयर हो जाइए। और साथ ही साथ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम डॉक्टर्स इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि हमारा हाइजीन बहुत जरूरी होना चाहिए। लेकिन जब हम देखिए, प्री कैंसर अगर है तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, लेजर से उस एरिया को हटा दें। लेजर से मतलब मेजर सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, कैंसर वहीं बनना बंद हो जाएगा। और स्टेज 1 है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि ट्रीटमेंट करा लीजिए। गुमराह मत होइएगा गौमूत्र और गोबर के चक्कर में, ये भारत में बहुत ज्यादा है, ये अलग एक बीमारी है। तो आप उसका इलाज कराइए। सर्विकल कैंसर बिल्कुल क्यूरेबल कैंसर है अगर स्टेज 1 में है, इग्नोर ना करें। ठीक है डॉक्टर गीतिका चोपड़ा, आखिरी सवाल मैं एक आपसे जानना चाहूंगी। अब यहाँ पर डाइट की बारी आती है। अगर कोई कैंसर स्टेज में है तो उसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए? क्या आप उसको भी